इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। और हमने कहा कि इस क्लास में जो मेजरली हमारी बातें होंगी, पूरी स्ट्रेटेजी होगी, FAR2 कैसे लेकर के चलेंगे, क्या होगा। FAR2 एज अ पेपर जो है कैसा है, क्या है। देखिए मेरा मानना है, मेरा अभी नहीं काफ़ी टेंशन है, FAR2 एज अ पेपर पास करना इज ईजियर देन FAR1। FAR1 का पेपर कैसा हुआ ऑनलाइन वालों? FAR1 का पेपर कैसा हुआ बच्चों? इजी था, डोएबल था, नहीं था? चले सर अगर FAR1 का पेपर आप लोगों को इजी लगा तो आप यकीन माने FAR2 का पेपर भी इस दफ़ा मैं आपको बताऊं, मैंने दोनों के पेपर्स देखे और मेरा मानना है कि FAR2 का पेपर FAR1 से इस दफ़ा ज़्यादा इजी था। और जो आया था ना CA स्टार में ईजीएस्ट पेपर, वो FAR2 के लिए ज़्यादा सही है। सर वाकई में FAR2 का पेपर इस दफ़ा इतना इजी था कि मैं खुद सोच रहा था कि यार ये तो इसने एक नॉर्मल बच्चे के लिए, एक नॉर्मल बच्चा जिसकी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप अच्छी है, सब है सर, उसके लिए तो इसने, मैंने कहा यार हलवा रखा हुआ है। इस कदर इजी पेपर है, इस कदर इजी पेपर था FAR2 का। एक मिनट चलें सर, अब आते हैं FAR2 की। अगर मैं बात करूं तो FAR2 से मैंने टीचिंग करना शुरू की थी। जो बच्चे मुझे जो है पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको बता दूं कि सर FAR2 से मैंने 2015 में पहली दफ़ा 15 वाला बैच जो था उसमें पहली दफ़ा मैंने टीचिंग करना शुरू की। फिर जो है 2017 में मैं FAR1 में आया था, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि FAR2 मेरी पहली मोहब्बत है। FAR2 का जो पेपर है, उस पेपर को मैंने माशाल्लाह इतने अच्छे से कर लिया है कि मैं आपको बताऊं कि एक होता है कि जब टीचर पहली दफ़ा कोई रिसेंट अटैम्प्ट का सवाल क्लास में कराता है तो कहीं ना कहीं उसको देख के आता है। बट FAR2 का वो पेपर है जिसमें मैं पहली दफ़ा जाता हूँ और बगैर देखे जाता हूँ। मुझे वो पेपर, मुझे लगता है कि यार अब अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जब 10 साल के करीब होने को आए माशाल्लाह, तो मुझे वो पेपर लगता नहीं है कुछ। दूसरी चीज़ सर, इस पेपर के अंदर एग्जामिनर ने पासिंग मार्क्स वाली चीज़ें FAR1 से ज़्यादा रखी हुई होती हैं। बट वही बात है, फिर भी सर इसका अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे ना, तो इसका रिज़ल्ट अगर आप पिछले 8 से 10 अटैम्प्ट निकालेंगे ना, कॉस्टिंग से बुरा है। क्यों, क्या वजह है सर? वजह वही है कि बच्चा इसके अंदर स्मार्ट स्टडी को नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़ सर, फोकस एरिया। देखें FAR2 में आज मैं आपको बता दूं, 10 में से 8 अटैम्प्ट में 2 बड़े जो सवाल हैं, पता है वो किन टॉपिक्स पे आते हैं? कंसोलिडेशन और IS-12 अभी मैं लिखूंगा। लेकिन सर जो बाकी हैं, एक सवाल ना वो चेंज होता रहता है, फिर बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि कब क्या चीज़ किसको कैसे करनी है। दूसरी चीज़ सर, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं ना हमारे पास, वो स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि एक एक स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई है। तो सर अब आज की इस क्लास में हम सबसे पहले टॉपिक्स भी लिखेंगे, फिर पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरह 100% मैं करवाऊंगा, कितना % फिजिकल होगा, कितने % ऑनलाइन होगा ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा सर हम आपका एक माइंड मैपिंग ऐसी करेंगे इंशाल्लाह कि आपको लगेगा ही कि नहीं कि यार सर FAR2 कोई मुश्किल चीज़ है। रमज़ान में मेरा वही इरादा है कि सर बिल्कुल हल्की चीज़ें रखेंगे। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह टाइम टेबल भी मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा टेंटेटिव टाइम टेबल है वो क्या होगा। तो आए सर, सबसे पहले तो आए मेरे साथ कॉपी करते जाएं FAR2 के ग्रेड भी और उसके टॉपिक्स भी। मैं ग्रेड के हिसाब से चीज़ें लिखवाता हूँ, आपको पता है, ताकि हमें पता चले। सर याद रखें, CA आसान है, बार बार कहता हूँ। और मेरा मानना ये है कि ग्रुप A में जिस तरीके से आपको टैक्स इजी लगता है, यहाँ पे कंपनी लो, लेकिन दूसरे नंबर पे मेरा मानना ये, पास करने के लिहाज से अगर बच्चा सही से पढ़े तो आसान पेपर है FAR2। बच्चा सही से पढ़ के नहीं जाता है तो मसले होते हैं सर उसको। CA इज ईजी, पता नहीं लोगों ने क्यों इतना मुश्किल बना दिया है ना सर। और मैं आपको ये बात एंड में आपको सच बताऊं, ज़्यादातर बच्चे कन्विंस हो जाते हैं, सब नहीं हो पाते, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कन्विंस हो जाते हैं एंड में कि यस सर FAR2 इज ईजियर देन FAR1। चले सर, सिर्फ इतने से टॉपिक हैं हमारे पास। आप देखें 12 टॉपिक हैं, लेकिन इन 12
को जब हम खोलेंगे तो इसमें और भी निकलेंगे सर। सिर्फ 12 टॉपिक, लेकिन सर याद रखें ये जो 12 टॉपिक है ना, ये अपने अंदर एक दुनिया है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सर डराता नहीं हूँ कि पेपर में चुट, मैं कहता हूँ ये FAR 1 से ज़्यादा इजी है, और इंशाल्लाह आप लोग एंड में कहेंगे यस सर ये FAR 1 से वाकई में ज़्यादा इजी है। चलें सर, अब जब आपने ये लिख भी लिया तो आपको पता है ना सर नंबर। अब हम आते हैं सर नंबरों पे। इसके IQ अपने कहा है 25 से 35 नंबर तक के लिए मैं इसको पूछूंगा। कितने सर? 25 से 35। ग्रेड बी भी कहा है, ये पूरी 3, 4, 5 ये पूरी अगर मैं कहूं तो ये भी 25 से 35। और ग्रेड सी जो है 35 से 45। सर यहाँ पर एक और चीज़ जो इसके साथ ही अटैच्ड है उसको मैं कहता हूँ SIC 32, वो मैंने नहीं लिखी, आप भी लिख लें। चलें सर अब इधर आते हैं, सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर नौजवानों। सर ये लाजमी 25 से 35 नंबर का IQ पूछेगा, ये लाजमी 25 से 35 नंबर का IQ पूछेगा, और ये 35 से 45। अब आ जाएं सर, इसमें मैं आपको आज पहली क्लास में बता दूंगा कि जैसे अब तक तो मैं जैसे कह भी नहीं सकते, FAR 1 में जो IAS 16 का मकाम था कि हर अटेम्प्ट में आता है, पिछले अटेम्प्ट में आया बड़ा सवाल, लेकिन सर यहाँ पर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मकाम है। अब तक कंसोलिडेशन को सिलेबस में आए हुए 10 साल हो गए और सिर्फ एक अटेम्प्ट छोड़ी, मतलब 20 में 10 साल मतलब 20 अटेम्प्ट, उसमें सिर्फ एक अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन को छोड़ा है, और वो भी कोई 2017 में, ऑटम 17 या स्प्रिंग 17 में। इसके अलावा हर अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन पेपर में लाजमी आता है। तो सर कंसोलिडेशन जो है इसका यहाँ पर वही मकाम है जो है। तो आज अगर मैं तुम्हें बता दूँ ना सर कि तुम्हारी अटेम्प्ट कौन सी होगी भाई, सितंबर 24। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछना सर सितंबर 24 के लिए आप हमें लॉन्ग क्वेश्चंस बता दें, तो आज की क्लास में बता दूं सर कंसोलिडेशन, लीजेस और IAS 12। मेरे हिसाब से ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं अगली अटेम्प्ट में, सही है। इसमें से एक के ऊपर तो मैं 99.9% कंसोलिडेशन, इसके ऊपर 90% छोड़ दूँ लीजिस पे, हाँ इसके ऊपर 60% दूँ, और इसके ऊपर क्या गेम होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। चलें सर अब आते हैं सर टेस्टिंग लेवल्स भी आपको पता है क्या होता है भाई, जल्दी से मुझे याद दिलाओ। टेस्टिंग लेवल 1 क्या होता है? भूल गए? टेस्टिंग लेवल हमने कहा 1 का मतलब होता है कि मैक्सिमम, 2 का मतलब क्या होता है अप टू, और 3 का मतलब क्या होता है 25। अब आए सर यहां पर देखते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग लेवल 3 का तो कोई टॉपिक आपको पता है, कैफ लेवल पे किसी भी सब्जेक्ट में टेस्टिंग लेवल 2 का 3 का कोई भी टॉपिक। अब आते हैं सर कौन सा जो है टॉपिक का टेस्टिंग लेवल 2 है वो देख लेते हैं। तो हमने कहा सर ग्रेड ए के जो दोनों टॉपिक हैं, चाहे वो कंसोलिडेशन हो चाहे वो टेस्टिंग लेवल क्या है ग्रेड बी का, दोनों आपने देखा तो शुरुआत ही टेस्टिंग लेवल 2 से हो रही है। इसका टेस्टिंग लेवल 1 है। रेवेन्यू टेस्टिंग लेवल, टेस्टिंग लेवल टेस्टिंग लेवल 1, टेस्टिंग लेवल 1, टेस्टिंग लेवल 2 और टेस्टिंग लेवल। तो सर अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो कि टेस्टिंग लेवल 2 के ऊपर जा रहे हैं। 7 टॉपिक है ना सर, परेशान ना हो, तुम्हारा FAR 1 में भी सर ऐसा ही है। FAR 1 में भी 7 टॉपिक हैं टेस्टिंग लेवल 2 वाले, अगर आप याद रखें ना, करें ना सर, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। फिर बार बार कह रहा हूँ कि FAR 1 से ईजी। अब आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता दिए। अब आता हूँ सर देखो ग्रेड इसकी भी बहुत आसान है। इसमें जो मैं तुम्हें बोलूँ ना पासिंग एरिया है ग्रेड का, जो पासिंग एरिया है ग्रेड का इसमें 1 नहीं 2 है सर। एक तो ये ग्रेड ए है
क्योंकि ग्रेड ए में 90%, 95% ये दो टॉपिक्स हैं। अब सुनना, स्मार्टली सोचना शुरू करना है सर हमें। सर उसने कहा है कि इसके ऊपर कितने 25 से 35 नंबर का सवाल पूछूंगा, ऑन एवरेज पूछता है 28 नंबर का। अब 25 से 35 है और दोनों T2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर ये एक के ऊपर बड़ा सवाल पूछेगा और एक पे, क्योंकि टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब क्या है कि सर तो एक 18-20 का आएगा तो वो कंसोलिडेशन आता है, दूसरा छोटा आता है वो कौन सा है, फाइनल अकाउंट्स। फिर आगे आता हूं सर, ग्रेड बी, इन दोनों में जो है ना सर जुगलबंदी होती थी, एक अटेम्प्ट में इस पे बड़ा सवाल, एक अटेम्प्ट में इस पे बड़ा सवाल। ये तो दोनों वैसे ही छोटे है ना सर। पिछले अटेम्प्ट में आईकेप खेल गया, पिछले अटेम्प्ट में आईकेप खेल गया और आईकेप ने बड़ा सवाल किसी पे नहीं दिया, इस पे भी 8 दे दिए, इस पे भी 8 दे दिए, इस पे अपना जो है इस पे भी 8 दे दिए, 3 पे दे दिए 8, 8, 24, और इसके ऊपर 2-3 नंबर का एमसीक्यू देके इसके ग्रेड के नंबर भी पूरे कर लिए। सही है सर। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं उससे पहले 38 पे बड़ा सवाल आया था, इस अटेम्प्ट में मुझसे लिख लो, लीजिस के ऊपर बड़ा सवाल है। सही है, लीज के ऊपर बड़ा सवाल पक्का ठक्का है। अब आगे आता हूं सर, ग्रेड सी, असल अपने ये भी पासिंग ग्रेड है, पूछो क्यों सर। याद रखो लीज और 38 में के ऊपर सवाल दोनों के ऊपर आता है, एक पे बड़ा एक पे छोटा, ये तो मैं प्रिडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से सर ये ग्रेड में टॉपिक्स, ये 41 बहुत ईजी है। अब सर यहाँ पर आता हूँ ग्रेड सी, जो ग्रेड सी है ना सर, IFRS 15 रेवेन्यू। आप याद रखें मेरा मानना है पूरे कैफ में, सिर्फ FAR2 की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कैफ में अगर सर कोई कॉन्सेप्ट के लिहाज से सबसे लेंथी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट के लिहाज से, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो पूरे कैफ में, चाहे प्रैक्टिकल पेपर हो थ्योरी हो, सर वो आपके पास IFRS 15 है, IFRS 15 है। सही है सर। भाई EPS के देखो कॉन्सेप्ट क्या, तुम एग्जाम EPS के तुमने पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, न्यूमरेटर में 2 शरारतें, डिनोमिनेटर में 5 शरारतें, टोटल कितनी शरारतें हुई, 7 हुई। फिर डायल्यूटेड EPS में आ जाओ, उसके अंदर 3 तरह के पोटेंशियल ऑर्डिनेशन 10। सही है। तो हमने कहा सर ये 10-11 टॉपिक EPS के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, IFRS 15 के अंदर अकेले 40 कॉन्सेप्ट्स हैं। कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? अच्छा कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है, मतलब आप यकीन मानो एक दफ़ा तुम्हें बोलूँ ना ये सवाल, तुम हाँ बोलेंगे हाँ सर ये बहुत ईजी है, लेकिन पता है मसला क्या है, कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन उनको सही से, जिसको बोलते हैं ना कि बच्चे को स्मार्टली कराना एक बहुत बड़ा आर्ट है। यहाँ पर जो ज़्यादा आर्ट है ना वो टीचर का है। मुझे इस बात पे खुशफहमी है, शायद हो सकता है गलत भी हूँ, कि मैं IFRS 15 सबसे अच्छा कराता हूँ। सही है मुझे, क्योंकि सर इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत मेहनत की, तो मुझे हुआ कि यार इसको अब ऐसा कर दें। और IFRS 15 सर इस कदर, ये पूछना अपने सीनियर से भी, इस कदर मैं आपको बताऊँ ऐसा टॉपिक, ऐसा ये वाहिद टॉपिक है जो 4 नंबर से लेकर 20 नंबर में आ सकता है, लेकिन ICAP इसको आप पिछले 3-4 अटेम्प्ट से छोटा ही सवाल देता है। पता है क्यों? क्योंकि सर छोटे सवाल में भी इसके अंदर 40 कॉन्सेप्ट हैं, 2 छोटे कॉन्सेप्ट उठाएं 8 नंबर रेडी। सही है। और पिछली दफ़ा तो बहुत ईजी। फिर आगे आता हूँ सर, कितने लोगों को जज्बात के इजहार से डर लगता है? हाथ उठाएं, जज्बात के इजहार से डर लगता है ICAP में। वैसे नहीं, ICAP में जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। सर ये वो टॉपिक है, ICAP को भी पता है तुम्हारी कमज़ोरी है, IS 10 एंड IS 37, इसके साथ लिखा है एफ्रिक 1। ये 3 टॉपिक के ऊपर है ना मिल के सवाल आता है। इनकी जोड़ी वैसी है जैसे शाहीन शाह, नसीम और हारिस रऊफ। सही है सर। तीनों मिल के मैच में जाते हैं, तो सर इन तीनों टॉपिक के ऊपर मिल के यूजुअली एफ्रिक 1 को फिर छोड़ देते हैं, ये हारिस रऊफ है। सही है। बाकी वो 2 जो है आ ही रहे होते हैं सर। और सर इसके अंदर ये प्योरली वो टॉपिक है जिसके ऊपर 95% टाइम लिखने का सवाल आता है। फिर आगे आते हैं सर, ये इजी है, फॉरेन करेंसी तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में जब बाहर इंशाल्लाह जाओगे। फिर आते हैं 8 इनकम टैक्स। अच्छा मुझे ICAP यहाँ पे बेवकूफ़ लगता है, पूछो क्यों? सर इनकम टैक्स वो वाहिद टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा, जिसके क्वेश्चन जो होता है
उसका पासिंग रेशो हमेशा 40 प्लस होता है। क्या होता है? और आई कैप इसको पूछे जा रहा है, पिछले 10 में से 7 अटेम्प्ट में ये पूछा है, बड़ा सवाल, छोटा नहीं, सिर्फ 3 अटेम्प्ट छोड़िए। तो आई कैप पूछे जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वरना देखो आई कैप अब क्या कर रहा है, अगर मैं तुम्हें पिछले 2 अटेम्प्ट की कहानी सुनाऊँ ना, तो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में आई कैप जो है 1037 को भी साथ में पूछ रहा है। सही है, कंसोलिडेशन तो लाजमी है। 12 के ऊपर अगर वो छोटा भी बना रहा है तो 10 नंबर का बना रहा है। सही है, उसका छोटा सवाल भी कितने का है? 10 नंबर का। लेकिन सर पूछ रहा है, तो मैं अगर आपको ना पिछले अटेम्प्ट में भी ये 3 12, 1037 और कंसोलिडेशन है बड़े सवाल में। इस अटेम्प्ट में भी मुझे क्या लिखा है मैंने, बड़े में कौन से 2 एक्सपेक्टेड है? तीसरा इस अटेम्प्ट में लीजेस ले लेगा। तो सर ये वो टॉपिक है, इनकम टैक्सेस बहुत ईजी, यकीन माने ये वो टॉपिक है जिसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फिर एंड में क्या जाता है सर, जो तुमने टैक्स में भी छोड़ के गए थे, कोड ऑफ एथिक्स, है ना सर? कहाँ कहाँ ये टैक्स में है और बस FAR 2 में है ना, MFA में भी है। तो सर ये टोटल ग्रेड तुम्हारे दिमाग में हो, और यहाँ पर कितनी ग्रेड्स पास करवाने वाली हैं सर? इन दोनों में से अगर आप देखेंगे ना, तो आपके पेपर के मरे से मरे 60 नंबर, कितने नंबर? 60 नंबर 6 टॉपिक्स के अंदर छुपे हुए। 60 नंबर, उसमें से भी मैं आपको बता दूं 2 लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में कम ही आते हैं, उसमें से IAS 41 है, और फाइनल अकाउंट्स के ऊपर 8 नंबर का एक रट्टे वाला सवाल आता है। सही है, अफेक्टिवली जो ये बाकी 4 टॉपिक है ना सर, ये पेपर के 50 नंबर हैं। कौन कौन से? दिमाग, स्मार्ट स्टडी, कंसोलिडेशन, लीजेस 38, IFRS 9। सही है सर, ये पेपर के 45 से 50 नंबर आराम से हैं। सही है सर। पिछली अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो 44 नंबर, 20 नंबर, 8 8 8। सही है सर। तो ये 4 टॉपिक तुम्हें आज पहली क्लास में पता है कि सर इनके ऊपर कितना फोकस होना चाहिए। ठीक है सर, चले अब हम आगे आते हैं। और सर आगे आते हुए सर कौन से टॉपिक जो है ना आप फिजिकल करवाएंगे और कौन से रिकॉर्डिंग? देखिए मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, जो पिछले बैच में मैंने रिकॉर्डिंग दी है उस इस बैच में फिजिकल, और जो इस बैच में फिजिकल वो अगले बैच में रिकॉर्डिंग। सही है, ताकि चीज़ें अपडेट भी होती जाएं। सही है, अब आ जाएं, पिछली अटेम्प्ट का कोई भी सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल पिछली अटेम्प्ट का। क्यों नहीं करवाऊंगा? पासिंग क्लास में। सही है सर। अब आ जाता हूँ सर कौन कौन से टॉपिक। देखो पहली क्लास में ये झूठ नहीं बोलूँगा सर ये भी फिजिकल होगा, नहीं, जो रिकॉर्डिंग होंगे वो रिकॉर्डिंग, और तुम्हें रिकॉर्डिंग्स कुछ रमज़ान में भी दे दूंगा कि भाई आखिरी अशरे में अगर क्लासें नहीं हो रही तो तुम्हें वो रिकॉर्डिंग्स शुरू कर देनी है। सही है सर। अब आते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे जो हर अटेम्प्ट में फिजिकल ही होते हैं, उनके ऊपर रिकॉर्डिंग का रिस्क, जैसे कि 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि मैं उनको फिजिकल करवाऊंगा, कंसोलिडेशन और 1037। यहाँ पर तुम्हें लिखवा के चेक करना है। सही है, फिजिकल या ऑनलाइन। दूसरा कंसोलिडेशन। तो सर अब पहले मैं रिकॉर्डिंग वाले टॉपिक लिख देता हूँ कौन कौन से मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा इस दफ़ा। तो सर फाइनल अकाउंट रिकॉर्डिंग पे जाएगा, ये रिकॉर्डिंग पे जाएगा 38, 15 जाएगा रिकॉर्डिंग पे, और जो है 8 रिकॉर्डिंग पे जाएगा, सॉरी 8 नहीं 21 रिकॉर्डिंग पे जाएगा, और सही है सर। तो अगर हम ये रिकॉर्डिंग वाले करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सर बाकी कंसोलिडेशन, लीजेस 41, 9, 1037, 8 इनकम टैक्स, ये हम कर रहे होंगे फिजिकल। और रिकॉर्डिंग भी जो बाकी टॉपिक रिकॉर्डिंग का है ना सर, इनकी कौन सी रिकॉर्डिंग होगी? बिल्कुल पिछले अटेम्प्ट वाली। सही है सर, बिल्कुल पिछले अटेम्प्ट वाली रिकॉर्डिंग होगी। सही है सर। और उसमें से पिछले अटेम्प्ट में पिछले अटेम्प्ट तक के सवाल कवर्ड हैं। सही है,
जो पिछली अटेम्प्ट का सवाल है वो हम इंशाल्लाह पासिंग क्लास में उसमें कवर करेंगे। सही है सर। अच्छा, ये मैंने रिकॉर्डिंग पे क्यों दिए इस टॉपिक में सर, वजह क्या है? देखिए मेरा पॉइंट ये है, अभी तो रमज़ान है ना, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है जिनको अभी फिज़िकली होना था और जो मैंने सोचा था वो ऑनलाइन भी नहीं है, वो अभी सो रहे हैं ना। और रमज़ान में मेरे लिए उठना मुश्किल है, तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। सही है। मैंने अपने ऑफिस का टाइम भी रखा हुआ है 12 से 6, तो मैं ऑफिस पहुंचता हूं 1 बजे। सही है। और 6:30 बजे निकलता हूं, तो इसका मतलब है कि 1 से 6:30। तो अगली क्लास भी, खैर आज की क्लास की तो कुछ सेटिंग इनकी बन नहीं पा रही थी, तो मैंने इसलिए 11:30 बुला ली, वरना अगली क्लास भी मैं दोपहर में ही डालूंगा ताकि आप लोग नींदें पूरी करके आएँ। तो सर ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने आपको बता दिया, ये रिकॉर्डिंग और ये ऑनलाइन है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, इस दफ़ा बकरे ईद भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपका कोर्स 31 जुलाई और 5 अगस्त के दरमियान में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हफ्ते के अंदर मैं 3 क्लासें लूँगा। कितनी क्लासें? 3 क्लासें होंगी, 2-2 घंटे की होंगी। आफ्टर रमज़ान जो क्लासें होंगी वो मोस्ट प्रोबेबली सुबह के टाइम की होंगी। सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं, 10:30 से लेकर 12:30, 10:30 से 12:30 के दरमियान की इंशाल्लाह मेरी क्लासें होंगी, 2-2 घंटे, हफ्ते में 3 दिन। सैटरडे को सिर्फ रमज़ान में हुआ तो 1 आध क्लास मैंने रखूँगा, वरना सैटरडे को भी क्लास, ना सैटरडे को क्लास रखूँगा ना संडे को। सही है सर। तो ये है मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी क्लासों के दिन होते हैं, वो होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये 3 दिन में अपनी क्लासेस के रखूँगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। फिर भी इंशाल्लाह आपको कवर जो है फाइनल बता दूँगा। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल? हाँ जी, कोई भी सवाल? नहीं सर। हम शुरुआत किस टॉपिक से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। सर कर दें शुरुआत आज? सोचते। अच्छा एक चीज, एक इसके बारे में बड़ी फन फैक्ट बात बता दूं, एक आखिरी बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आते तुम्हें पता है ना? क्यों आते? मैंने शुरू में बताया था FAR 1 में, जिनको नहीं मैंने तुक्का लगाएं। 2 पर्पसेज होते हैं, टू स्टॉप विंडो ड्रेसिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्यों वजूद में ला जाए, कोई भी स्टैंडर्ड। टू स्टॉप विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? हेरा फेरी, मेकअप। हाँ मतलब ये क्या, मतलब मेकअप एग्जांपल तो फिर इसमें भाई एक बंदा कह रहा है, मैंने कहा मैं विंडो ड्रेसिंग की एग्जांपल देता हूँ मेकअप, कि चीज़ कुछ और होती है और निकल के ब्यूटी पार्लर काशी। इसके बाद अभी आप देखेंगे रमज़ान में जो रश लगा हुआ होगा तारीख रोड में। सही है सर। चीज़ कुछ और है और निकल के कुछ और जो है आती है। सही है सर। तो मैंने कहा कि सर विंडो ड्रेसिंग इसको कहते हैं। सही है सर। एक तो होता है कि विंडो ड्रेसिंग को रोकना, कंपनीज भी, कभी घर पे जाओ ना आजकल फारिग हो ना, 2 इंडिया के केस स्टडीज पढ़ना, सत्यम और सहारा। तो सर ये जो 2 केस स्टडीज है, गुड मॉर्निंग। सही है सर। तो ये जो 2 केस स्टडीज है सत्यम और, वो तुम्हें समझा देंगे। सत्यम पता है क्या था, मैं आइडिया दे दूं। सत्यम वाले में क्या हो रहा था, एक्सपेंसेस को ओवर स्टेट किया जा रहा था, प्रॉफिट को कम करने के लिए भी, और बाकी भी और मसाइल थे। एक इसका छोटा सा इशू ये था, फिर वो कंप्यूटर का था, कहीं और चला गया। तो सर, और ये वो वाहिद कंपनी है जिसके मेजर शेयर होल्डर और चीफ एग्जीक्यूटिव ने कबूल किया था कि मैंने फ्रॉड किया, और उसने इस बात की ईमेल की थी बोर्ड को, और उस कंपनी का शेयर 3 दिन के अंदर 160 से 57 पे आ गया। क्योंकि जब ऑनर CEO कह दे भाई कि मैंने फ्रॉड किया है, तुम जहाज में बैठे हो पायलट कह दे मेरी डिग्री जाली थी, सही है, क्या करोगे? सही है। तो सर, तो अब आ जाएं। तो सर बेसिकली एक विंडो ड्रेसिंग को रोकना होता है, दूसरा क्या होता है, टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन। दुनिया भर में लाखों मिलियंस के ऊपर कंपनियां हैं ना सर,
मतलब दुनिया में एक एस्टीमेट भी मेरा कम से कम 2-3 मिलियन तो कंपनियां होंगी। पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख हो गई हैं भाई, सही है। तो दुनिया भर में इतनी कंपनियां हैं। अब सर वो जो कंपनीज है ना, उन सब की प्रेजेंटेशन अच्छी हो, सब की प्रेजेंटेशन एक जैसी हो, उसके लिए आते हैं। आप सुनना, ये वाहिद स्टैंडर्ड है पूरी अकाउंटिंग में तुम्हारे लेवल पे। एफएफआर में एक और भी है, तुम्हारे लेवल पे पूरी अकाउंटिंग में एक वाहिद स्टैंडर्ड है जो विंडो ड्रेसिंग वाली चीज़ को एड्रेस ही नहीं करता है। ये जो एड्रेस करता है वो सिर्फ डिस्क्लोजर को, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। IFRS 8 की कोई भी एंट्री, इसमें सिर्फ हम क्या बनाना सीखते हैं, डिस्क्लोजर। ICAP भी इसमें अफेक्टिवली 2 ही तरह के सवाल पूछता है। पहला, डिस्क्लोजर किसका बनेगा ये बता दो आइडेंटिफाई करके। दूसरा, डिस्क्लोजर बना दो। और ICAP तो शरारती है, तीसरा एक और सवाल भी पूछता है जो अब तक उसने FAR 1 में नहीं पूछा है, लेकिन आगे जाके पूछ सकता है, लेकिन FAR 2 में बहुत पूछता है। डिस्क्लोजर बना हुआ दे दिया, बोले गलतियां निकाल दे। बोले डिस्क्लोजर तू नहीं बना, मैं बना के, तुझे तो बनाने आता ही होगा, अब बता दे इसमें मैंने क्या भंड मारे हैं। तो सर IFRS 8 जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट वाला जो है स्टैंडर्ड है। इसको हम इंशाल्लाह से शुरुआत तो हम अगली क्लास से ही बुनियाद डालेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने आपको जो है वो बता दी है बात हमेशा की तरह। एंड में जो हमारा होता है स्टोरी टाइम, है ना सर। देखिए स्टोरी टाइम को हम स्किप नहीं करेंगे। और इसमें अब सर देखें, ये अब आपको मैं यहाँ पर जो स्टोरी टाइम में शुरुआत में ही पहली चीज़ बता दूँ कि अब देखो आप लोग माशाल्लाह ने, आप लोगों ने PRC निकाला, ग्रुप A भी इंशाल्लाह निकल गया। अब जब आप ग्रुप B में आए ना, तो सर उसमें एक बात याद रखनी है आपने, सर ये जो ग्रुप B है ना, यहाँ पर आपको हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की फर्म की टेंशन शुरू हो जानी चाहिए कि यार फर्म भी तो जाना है, कि यार फर्म में क्या होगा। सही है सर। तो अब यहाँ पर मैं बात करूँगा, आज की क्लास से इंशाल्लाह हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे एक दिन हम बात करेंगे फर्म की, और आपको फर्म के लिए रेडी भी करें। तो याद रखें सर, आपके कैरियर में सबसे पहले तो याद रखें, एजुकेशन जो है ना तुम्हारी, ये तुम्हारा कैरियर को शेप करने में 40% किरदार अदा करती है CA की, 60% कौन करती है, फर्म। तो अभी तक जो तुम्हारा कैफ की जर्नी चल रही ना सर, ये भी तुम इंटरवल पे भी नहीं पहुंचो। कैफ खत्म होने के बाद भी मैं कहता हूँ बच्चा इंटरवल पे, फर्म के शुरू के 6 महीने बाद इंटरवल पे पहुंचता है। सही है, वो एक अलग ही दुनिया है। सही है, मतलब वहां पर जाकर मैंने बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा होते हुए देखा है, बहुत जल्दी मिच्योर होते हुए देखा है। जो क्लास में फंटर बन रहे होते हैं सर, यकीन माने फर्म में वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं 6 महीने साल में। क्यों सर? सर वो जगह ही ऐसी है। और ख़ास तौर पर जो इस बैच में इंडक्ट होंगे ना बेचारे, अभी जो आर्टिकल छुप हुई है, ये बहुत जल्दी सीधे होते हैं। जो नवंबर में होते हैं ना, तुमने से जो है जो इंसान जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है वो नवंबर में होंगे, वो फिर थोड़े 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगा दे देंगे। अभी पता है क्यों सर? जून ईयर एंड आ जाता है। अब आता है सर फर्म की जो लाइफ है ना, उसके बारे में मैं आपको हमेशा एक बात शुरू से कहता था, देखें ये जो पीरियड है ना, इसको एंजॉय करो, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखो अभी तुम्हारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, घर पे जाके होमवर्क करना है। यकीन मानो फर्म होमवर्क भी करा के घर भेजती है। फर्म में ये नहीं होता कि मैं घर पे काम कर लूँगा, नो सर, आपको सिर्फ घर पे काम करने वाली फैसिलिटी खवातीन को मिलती है, वो भी शाम 7-8 बजे के बाद। वो भी अगर खातून ने बता दिया मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ, मेरा ड्राइवर है, तो उसको भी नहीं मिलती। सही, आप जो बोले ना मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो सर अब आते हैं फर्म, और फर्म में भी याद रखें कि हमारे पास, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ तुम लोगों को, S23 में मज़हब में भी बोलते हैं ना 4 इमाम हैं, तो यहाँ पर भी बिग 4 है। तो स्टोरी टाइम में सर हम बात करेंगे बिग 6 की। और यहाँ पर एक बड़ा, एक आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे एक पंगा भी चल रहा होता है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि भैया ये बिग 6 क्या है और इनका ये वो। सर ये बिग 4 का नाम होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ सर, बिग 4 नहीं, अब इसको बिग 6 करेंगे हम। फिर बताऊँगा पाकिस्तान में 4 ही रह गई है। सही, अफेक्टिवली इसमें सबसे पहले कौन आती है पाकिस्तान में? इसका लोकल नाम क्या है? ए फर्ग्यूसन। सही है। फिर दूसरे नंबर पे आती है ई, तीसरे नंबर पे KPMG। हम इसको अपने हमने ना इसके नाम पे वो, मुझे कम पैसे मिलेंगे। सही है।
तो सर फिर आती है जीटी और फिर आती है, अब सर देखें ये दुनिया भर के अंदर मशहूर और रिकॉग्नाइज्ड फर्म हैं। इनके अगर आपका नाम सीवी पे आए तो वो डेफिनेटली मैटर करता है। पीडब्ल्यूसी का नाम मेरी सीवी पे था, बहुत मैटर करा। मैंने आज तक ऑनेस्टली, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, यूनिलीवर में पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी के अलावा वाला बच्चा नहीं देखा सीए का। हो सकता है अब मेरे बाद आ चुका हो, लेकिन जब तक मैं था, और उसमें से भी मेजरली बच्चा इन 2 जगहों से आता था। सही है, मेजरली बच्चा इन 2 जगहों से आता था। सही है। और सर जो ये भी मैं बोल, ज़्यादा बच्चा क्वालिफाई भी होता है ना सीए, पीडब्ल्यूसी का होता है। और सबसे गंदा इन्वायरमेंट पीडब्ल्यूसी का। सर बाकी जगहों पे ना फिर इंसान समझा जाता है। पीडब्ल्यूसी में मेरे ऐसे स्टूडेंट, मुझे तो फाइनल के बच्चे आके बताते हैं, बोलते हैं सर एक बच्ची ने कहा सर मेरे चाचा का इंतकाल हो गया। फर्म पहुंची 9:30 बजे, पता चल गया कि चाचा का इंतकाल हो गया और अचानक डेथ थी। मैं इस सदमे से जा चुका हूँ, मेरे चाचा का भी अचानक इंतकाल हुआ था, तो आदमी को होश ही नहीं रहता ना, कि एक आदमी बिल्कुल हट्टा कट्टा सब कुछ। और बच्ची ने कहा सर मैंने फर्म में आके बता दिया कि यार मुझे फ़ोन है, चाचा का इंतकाल हुआ है, मुझे 1:30 बजे से पहले जाने नहीं दिया। और उसके बाद भी आप ऑडेसिटी देखें उस मैनेजर की, बोला बेटा घर पे भी हो सके तो काम कर लेना। सही है। पीडब्ल्यूसी में सर सबसे गंदा एनवायरनमेंट है, सबसे गंदा, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम भी उसी का ही है। वजह क्या है सर? क्योंकि ये बहुत काम लेकर के आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, तो 3.5 साल में एक वर्त हो जाती है कि यार पीडब्ल्यूसी का बच्चा है। सही है। फिर ईवाई, अच्छा दुनिया भर में एक मशहूर है कि डिलाइट्स रेवेन्यू के हिसाब से देखो सबसे ज़्यादा आगे। उसके पीछे मैं रीज़न बताऊंगा। वजह ये होती है कि डिलाइट्स सरकारी प्रोजेक्ट्स कर लेता है, ये सब कर लेता है, और डिलाइट्स की अपनी एक सप्लाई चेन की भी वो है, तो उसका रेवेन्यू भी आ जाता है। ईवाई दूसरे नंबर पे दुनिया भर में आती है, तीसरे पे डिलाइट्स आती है, चौथे पे केपीएमजी। तो सर ईवाई को कहा जाता है कि थोड़ा सा बर्गर माहौल है। सही है, अंग्रेज। और ईवाई वाले प्रेफर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, प्रेफर भी चुन चुन के ए लेवल्स के बच्चे। लेकिन अगर किसी की जान पहचान अच्छी हो तो इंटर वाले भी चले। फिर ईवाई में एक और भी चीज़ है, दाढ़ी वालों को इतना प्रेफर नहीं किया जाता, फुल बर्गर माहौल है ना। फिर आते हैं केपीएमजी, अवामी फर्म है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इंडक्शन पूरे पाकिस्तान में केपीएमजी करती है, पूरा साल इनकी इंडक्शन चलती है। केपीएमजी सर वो फर्म है जिसके पास इस वक्त मेरा मानना है सबसे ज़्यादा ऑडिट के क्लाइंट्स हैं। बड़ी कंपनी का नाम लो, यूनिलीवर, लेकेट, ये वो सब इनके पास है। सही है। फिर वजह बताऊंगा कभी आगे क्यों इनके पास है। तो केपीएमजी पाकिस्तान में, केपीएमजी वो फर्म है जो मौलवियों को भी अकोमोडेट अच्छे से कर दिया। मतलब कोई ऐसा बंदा जो है कुर्ता शलवार और वेस्ट कोट ले आप आ जाए, कोई मसला नहीं। पीडब्ल्यूसी में कुर्ता शलवार वेस्ट कोट अलाउड नहीं है। सही है। ईवाई में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आते हैं डिलाइट्स के साथ पाकिस्तान में अब वो इम्पैक्ट हुआ कि अब उसका नाम उतना नहीं है। पहले डिलाइट्स पाकिस्तान में डिलाइट्स का नाम थी, अब यूसुफ आदिल है, उसमें लिखा होता है मेंबर फर्म ऑफ डिलाइट्स नेटवर्क। सही है। आप समझें पहले सगी औलाद थी, अब आग कर दिया है, बट बोला यार थोड़ा ख्याल रखेंगे। सही है। फिर आते हैं जीटी, ग्रैंड थॉल्टन। सर जीटी और बीडीओ मैंने पिछले 8-10 सालों में बहुत ऊपर आते हुए देखी है। इसके पीछे सबसे पहले मेन वजह ये है कि सर बिग 4 अब ऑडिट्स केपीएमजी के अलावा, और खासतौर पर पीडब्ल्यूसी, ईवाई अब ऑडिट्स नहीं चाहती हैं, बोलते हैं हमें ऑडिट नहीं करना है, इतना करना है इतना। तो ये जो ऑडिट छोड़ रही है ना, तो वो कौन पकड़ रहा है? बीडीओ। अच्छा जीटी, अच्छा मैं आपको एक और बात, कोविड के बाद जो है ना पूरे डायनेमिक्स चेंज हो गए। क्यों चेंज हुए, मैं इसकी भी वजह बताता हूँ। सर कोविड के बाद जीटी बीडीओ और भी बहुत तेजी से ऊपर आई। इसके पीछे वजह यह है कि अब आती है रिमोट सेकॉन्डमेंट। तुम्हारी आर्टिकलशिप खत्म हुई, अगर तुम इन 6 के बच्चे हो ना सर, तो इनसे तुम्हारी आर्टिकलशिप खत्म होगी और तुम्हारे पास जॉब रेडी होगी। तुम्हारी आर्टिकलशिप खत्म हुई, ये सारी की सारी सिवाय डिलाइट्स के आई थिंक रिमोट सेकॉन्डमेंट्स करवाती हैं। आपको ऑफर आ गया कि आप हमारे पास
रिमोटली काम करें, बाहर की कंपनी का ऑडिट करें। सही है सर। तो ये 6 वीडियो में इस वक्त KPMG के बाद सबसे ज़्यादा ऑडिट अगर किसी के पास है तो वो वीडियो है। सही है। US देखो, इनमें से सिर्फ 3 फर्म्स ऐसी हैं। देखो, हम जब हमारा बच्चा बाहर जाता है ना तो वो 3 रीजन्स में जाता है। मिड ईस्ट, जिसमें आपका आ गया मिड ईस्ट, सऊदी और दुबई। दूसरा जो मेजर USA और यूरोप। सर 3 फर्म्स ऐसी हैं, PwC, GT और BDO, जिसका बच्चा तीनों जगह जा सकता है। अच्छा, वजह क्या है सर? US, EY और KPMG US में हायरिंग नहीं करती, लेकिन PwC करती है। तो वो कहती है हमें जो बच्चा भी चाहिए ना वो चाहिए जिसकी आर्टिकलशिप किसकी हो। GT करती है तो क्या, जिसकी आर्टिकलशिप, क्योंकि सर वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ऑडिट सॉफ्टवेयर, वो सेम होता है, फेमिलियर। BDO कहती है किसकी हो आर्टिकलशिप। तो ये जो 3 है, इन्होंने अभी US में शुरू नहीं किया पाकिस्तानी बच्चे को उठाना, बट इनका बच्चा सर यूरोप भी जाता है। तो ये 6 फर्म्स हैं सर। और फिर एक आखिरी बात कहूँगा उसकी, और ये बात उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर जिसका ताल्लुक जो है आउटसाइड कराची से है। देखें सर, कराची के अंदर जो है ना, अगर एक बच्चे ने 1.5 साल में कैफ निकाल दिया तो 60% चांसेस हैं कि उसका इन 3 में हो जाएगा। कितने % चांसेस है? लेकिन सर आउटसाइड कराची में अगर आपने 1 साल में भी निकाला है ना तो 15% चांस है कि आपका इनमें होगा। वरना वजह क्या है सर? कराची के अंदर फर्म्स में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और CA में बच्चा कम है। KPK और उसका पंजाब का पूरा बच्चा लाहौर, इस्लामाबाद में अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर होता क्या है सर? वहाँ पर फर्म्स कम है। मैं आता हूँ कराची की, सिर्फ कराची की एक बैच के अंदर टोटल हायरिंग अगर मैं सारी छोटी बड़ी फर्म्स की बात करूँ ना तो वो होती है 800 से 900, और कराची में कैफ क्वालिफाई करता है 400 बच्चा। और तो छोटी फर्म्स क्या करती हैं सर? BCom वाले बच्चे। और सर अगर मैं आगे की बात करूं अदर देन पंजाब की, तो सर वहां पर सबकी मिलाकर के टोटल हायरिंग होती है 300 साढ़े 300, और वहां पर बच्चा पास करके बैठा हुआ है 1300। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है। फिर उसमें से पंजाब का 100 के करीब बच्चा आता है कराची, बाकी बच्चा नहीं आता क्योंकि उसको लगता है कि कराची में हम काउंटर स्ट्राइक और PUBG खेल रहे हैं गलियों में। सही है, हाँ माना हालात ख़राब हैं, लेकिन यार मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूँ कि जो बच्चे पंजाब वाले सोच रहे हैं भाई यहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अभी भी सर मेरी फर्म कैटेगरी B की फर्म है, हम माशाल्लाह टॉप 30 के अंदर आते हैं। हमारी फर्म को पिछली अटैम्प्ट में कैफ क्वालिफाइड बच्चा मिला है, सही है, तबीयत वाला। हमने और हमें भी BCom वाले बच्चों से, मतलब वो बच्चे जो CA के में फंसे हुए लेकिन BCom के बेस हमें उनसे हम गुजारा करते थे, क्योंकि सर कराची में जिस बच्चे का कैफ होता था वो तो जाता ही नहीं था नीचे टॉप 6 से। ये तो ICAP ने हम जो 6 महीने की रिस्ट्रिक्शन डाली है ना, तो ये बच्चे के लिए बुरी है और मेरे हिसाब से भी बुरी है। बच्चे को 1 साल का टाइम दें, लेकिन सर उससे फर्म्स का बहुत फ़ायदा है। दूसरा याद रखें सर, बिजनेस आपका मुल्क का जो बिज़नेस है वो 70% कराची से जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट है। तो इस वजह से तो यहाँ पर जब बिज़नेस ज़्यादा जनरेट हो तो फर्म्स भी ज़्यादातर यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी। बाकी मुल्क में अब बच्चा, कराची का बच्चा CA नहीं करा, कराची का बच्चा जो है अब वो IT की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ये ICAP के स्टेट्स बता रहा हूँ। ICAP कह रहा है अगर हमारे पास जो इन्वॉल्वमेंट्स होती है ना तो 70% नॉर्थ रीजन की होती है और साउथ कराची और बलोचिस्तान, मतलब सिंध और बलोचिस्तान, उसकी होती है 25 to 30%। तो सर फर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। हमारी अगली क्लास होगी इंशाल्लाह सैटरडे को, सही है, सैटरडे को दोपहर में होगी, ज़ोहर के बाद। सुबह का मैंने आज लीव लगा, मुझे पता है रमज़ान में आप लोगों से सुबह सुबह उठना मुश्किल है। किसी का कोई भी सवाल हो तो बेटा पूछा जा सकता है, कोई भी सवाल। मैंने ये बता दिया ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कौन से होंगे, सही। तकरीबन मैं आपको बता दूं सर, रिकॉर्डिंग के अंदर आपका 40% कोर्स है, 35 to 40%, 60 to 65 हमारा क्या है। हाँ, लेकिन जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा एक्सपेक्टेड हैं वो सारे के सारे मैं क्या कराऊंगा, फिजिकल, सही है। सारे के सारे क्या होंगे, फिजिकल। और रिकॉर्डिंग में भी जो टॉपिक है उसकी भी हम एक रखेंगे। सर टाइमिंग होगी दोपहर के 2 बजे,
बेटा थोड़े टाइम में ऑन हो जाएंगे सोल्टिया। और बताएं कोई और सवाल? टाइमिंग होगी दोपहर दो। कोर्स कब खत्म होगा? जुलाई 31 से 5 अगस्त के दरमियान हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी। यस रिकॉर्डिंग तो देखें, मैं अभी जो है ना सैटरडे को ही 2 टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सही है, 38 की और 21 की। बाकी जो है इंशाल्लाह ईद के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आखिरी अशरे में क्लास का मूड नहीं है। सही है, तो आखिरी हफ्ते में हफ्ते को दोपहर में 2 बजे क्लास लूँगा। उसमें मैं ऑपरेटिंग सेगमेंट शुरू कराऊंगा, 3-4 क्लासों का है। सही है, फिर अगर इसका कुछ हुआ तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह आफ्टर ईद। लेकिन रिकॉर्डिंग आपको हफ्ते को 2 टॉपिक्स की मिलना शुरू हो जाएगी। फिर कह रहा हूँ हफ्ते में 3 दिन क्लासेज होंगी, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं रखो। कोई सवाल? 2-2 घंटे की, 10:30 से 12:30। कोई सवाल? बेटा इंडक्शन हो जाएगी, टेंशन ना लें। अगर आपको 1.5 साल से ज़्यादा भी लगाओ का देखिए, मैं आपको बताऊं इसको प्रैक्टिकल कराऊं या इसको वो कराऊं, ये कॉन्सेप्ट इसके मतलब ना है ज़्यादा लेकिन इजी है, तो आप समझते जाएंगे ना, आपको आते जाएगा। इसके ऊपर मुश्किल सवाल नहीं बनता, इसके ऊपर लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा जो प्रैक्टिस वाले हैं ना, जिसके अंदर प्रैक्टिस बहुत करनी डिफरेंट, उसके ऊपर मेरा फोकस है। कोई और सवाल? चलें सर, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अब बिल्कुल होंगे बेटा सोल्टिया। अगली क्लास में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।